Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna. In today's video, we are going to continue with our chapter. In last class, we have completed the manufacturing process of cement. In today's class, we are going to see about the glass. Now let's start. Glass is a mixture of silica and metal silicates. It is a non-crystalline, hard, brittle and transparent and appears solid. In reality, glass is a super cooled liquid which looks solid but is capable of flowing. देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, ग्लास जो है वो सिलिका और मेटल सिलिकेट्स का मिक्सचर है। ये एक नॉन क्रिस्टलाइन, हार्ड, ब्रिटल और ट्रांसपेरेंट है जो कि आपका सॉलिड अपीयर होता है। ठीक है, अपीयर होता है सॉलिड, लेकिन रियलिटी में वो क्या है, आपका कैपेबल है फ्लो करने के लिए। ठीक है, रियलिटी में ग्लास जो है वो सुपर कूल्ड लिक्विड है जो कि जिसके बाद में वो सॉलिड में जिसके बाद में वो आपका सॉलिड दिखाई देता है, लेकिन वो फ्लो करने के कैपेबल है। ठीक है, जो ग्लास का फॉर्मेशन होता है तब वो क्या किया जाता है, उसको ब्लो किया जाता है, फ्लो करवाया जाता है, ताकि हम एक जो डिज़ाइन है ग्लास का उसको बना सकें। ठीक है, तो आपका जो ग्लास है वो क्या है, फ्लो करने के एबल है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लास इज, ठीक है, ये आपका यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला है, XR2O इंटू YMO इंटू 6SiO2 वेयर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आर क्या है, देखिए आर जो है वो मोनोवेलेंट एल्कली है, मोनोवेलेंट एल्कली मेटल है, जैसे कि सोडियम, पोटाशियम एक्सेट्रा। एंड एम इज अ डाईवेलेंट मेटल सच एज Ba, Ca, Pb, Zn एक्सेट्रा। ठीक है, ये आपका M जो है वो यहाँ पर डाईवेलेंट मेटल है, जिसकी वैलेंसी जो है वो 2 होगी। वो मेटल में से कोई एक मेटल जो है वो यहाँ पर आएगा, और X और Y जो है वो उसके मॉलिक्यूल्स इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, आपका R की जगह पे मोनोवेलेंट एल्कली मेटल का यूज होगा, M के जगह पे डाईवेलेंट मेटल का यूज होगा, और X और Y जो है वो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स को शो कर रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को शो कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास देखते हैं, किस तरीके से ग्लास को मैन्युफैक्चर किया जाता है। द मटेरियल्स यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास आर, यहाँ पर आपको सबसे पहले मटेरियल्स दिए हुए हैं कि ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या मटेरियल जो है वो यूज होता है। सबसे पहले आपका है सिलिका। सिलिका किस फॉर्म पे होता है, सैंड के फॉर्म पे रहता है सिलिका। ठीक है, नेक्स्ट है अल्कली मेटल। अल्कली मेटल जो है वो आपका सोडियम कार्बोनेट या फिर पोटेशियम कार्बोनेट या फिर मिक्सचर ऑफ सॉल्ट केक एंड कार्बन के फॉर्म पे रहता है। ठीक है, एल्कली मेटल रहता है, सिलिका रहता है, एल्कली मेटल रहता है। एल्कली मेटल जो है वो आपका सोडियम कार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट या फिर सॉल्ट केक और कार्बन के मिक्सचर के फॉर्म पे रहता है। नेक्स्ट है आपका डाईवेलेंट मेटल। ठीक है, डाईवेलेंट मेटल जो है सच एज कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन और लेड इन द फॉर्म ऑफ लिथरेज। ठीक है, और रेड लेड ऑक्साइड। ठीक है, अब डाईवेलेंट मेटल जो है वो किस फॉर्म पे रहता है, या तो वो लाइमस्टोन के फॉर्म पे रहता है या फिर लेड के फॉर्म पे रहता है, लेड फॉर्म ऑफ लिथरेज PbO, या फिर वो रेड लेड ऑक्साइड के फॉर्म पे प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और मेटल्स टू रिमूव कलर, ब्लीचिंग एजेंट्स, मैग्नीज डाइऑक्साइड, पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, जो चौथा जो मटेरियल है वो है आपका, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहते हैं या फिर मटेरियल्स रहते हैं ताकि ब्लीचिंग ब्लीचिंग कलर्स को रिमूव किया जा सके। ब्लीचिंग एजेंट्स है बेसिकली ये। ठीक है, अब इसमें क्या क्या रहता है, क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम पे यहाँ पर क्या क्या यूज किया जा सकता है या क्या क्या होता है, तो ये है आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड, पोटेशियम नाइट्रेट या फिर सोडियम नाइट्रेट को यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है कलेट्स। कलेट्स मीन्स यहाँ पर जो टूटे हुए ग्लास, ब्रोकन पीसेस रहते हैं ना ग्लास के, वो है आपका कलेट्स, उसको भी यहाँ पर ग्लास फॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कलरिंग मटेरियल्स। ठीक है, कुछ कलरिंग सब्सटेंसेस रहते हैं, तो वो क्या क्या है वो यहाँ पर दिया है। वेरियस कंपाउंड्स यूज टू इम्पार्ट डिफरेंट कलर्स टू ग्लास। ठीक है, अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग मटेरियल जो है वो यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आपको चार्ट दे दिया है। ग्रीन कलर के लिए आपका क्रोमियम ऑक्साइड यूज़ होता है, येलो कलर के लिए कैडमियम सल्फेट यूज़ होता है, रेड के लिए कॉपर ऑक्साइड, पर्पल के लिए मैग्नीज ऑक्साइड और ब्लू के लिए कोबाल्ट ऑक्साइड। ठीक है, आपने देखा होगा अलग अलग कलर्स ग्लास में, जब हम ग्लास देखते हैं तो अलग अलग कलर्स के ग्लास जो है वो हमको दिखते हैं। तो ये सारे जब हम कलर ऐड करते हैं तो ये कलरिंग जो हमारा ग्लास है वो आपको डिफरेंट कलर्स पे दिखाई देता है। अब देखते हैं हम उसका मैन्युफैक्चर।
To manufacture common salt or soda glass, common glass or soda glass, the necessary raw materials, sodium carbonate, calcium carbonate, and sand are mixed in the right proportion and ground finely. Then cullet, which acts as flux, is added to this mixture. The mixture thus obtained is called a batch. Batch is heated up to 1400 degrees centigrade in a tank furnace. The following reactions take place in the furnace. ठीक है, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। अगर हमको एक कॉमन सा ग्लास बनाना है या फिर सोडा ग्लास बनाना है, तो जो नेसेसरी मटेरियल्स है जैसे कि आपका सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सैंड, इनको राइट प्रोपोर्शन पे, एक फिक्स प्रोपोर्शन पे मिक्स किया जाता है और उसके बाद में फिर फाइनली उसको ग्राउंड कर दिया जाता है। इसके बाद में वहाँ पर कलट को डाला जाता है जो कि फ्लक्स की तरीके से वहाँ पर एक्ट करता है और मिक्सचर में ऐड किया जाता है। ठीक है, अब ये जो मिक्सचर है, जो मिक्सचर हमको मिला है उसको बैच कहा जाता है। अब ये जो बैच है उसको 1400 डिग्री सेंटीग्रेड में हीट किया जाता है एक टैंक फर्नेस में। अब इस टैंक फर्नेस पे कुछ रिएक्शंस होते हैं, वो रिएक्शंस आपको यहाँ पर नीचे में दिए हुए हैं। ठीक है, यह है आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास फर्नेस के लिए एग्जांपल, और यहाँ पर एक फ्लो चार्ट जो है वो आपका दिया हुआ है। ठीक है, ग्लास प्रोसेस को दिखा रहा है। ये आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास टैंक फर्नेस पे है। यहाँ पर आपका मॉल्टन ग्लास जो है वो रखाया हुआ है। यहाँ पर से एयर आ रहा है, यहाँ पर से फ्यूल आ रहा है, इनफ्लेमेबल फ्यूल गैसेस आ रहे हैं, यहाँ पर से वेस्ट मटेरियल निकल रहा है और जो गैसेस है वो निकल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से पास हो रहे हैं और यहाँ से निकल रहे हैं। अब ये जो आपका जो फर्नेस के अंदर में जो आपकी केमिकल फार्मूला, जो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होगा वो यहाँ पर दिया हुआ है। Na2CO3 plus SiO2 give rise to Na2SiO3 plus कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जब आपका सोडियम कार्बोनेट सिलिकेट से रिएक्ट होगा तो आपका सोडियम सिलिकेट फॉर्म होगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होगा। उसी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सिलिकेट के साथ रिएक्ट होगा तो कैल्शियम सिलिकेट जो है वो फॉर्म होगा, जिसके बाद में आपका कार्बन डाइऑक्साइड इसमें भी रिलीज होगा। उसी तरीके से कैल्शियम से जब ये दो प्रोडक्ट जो है वो मिक्स होंगे फिर से सिलिकेट के साथ पे, तो यहाँ पर आपका ग्लास का फॉर्मेशन कर रहा है Na2O CaO6SiO2। ठीक है, हम लोगों ने जब ऊपर में देखा था तो यहाँ पर आपका R2O था। ठीक है, R2O इंटू MO इंटू 6SiO2 था। ठीक है, तो यहाँ पर ये ग्लास का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पर जो R है वो यहाँ पर Na है और ऊपर, और जो यहाँ पर M था वहाँ वो यहाँ पर कैल्शियम के साथ में रिप्लेस हो गया है। ठीक है, experienced craftsmen can shape this molten glass into desired shapes and objects using a blower. This is done in big factories where machines use molds and the process takes less time and cost less. Glass can crack and break if cooled suddenly during production. To prevent this, glass is cooled very slowly and the process is called annealing. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जब उसको हीट किया जा रहा है फर्नेस पे तो हमारे पास एक मॉल्टन ग्लास जो है वो हमको मिल जा रहा है। ठीक है, मॉल्टन ग्लास मिल जा रहा है। अब जो क्राफ्टमैन रहते हैं, ठीक है, जो बनाने वाले रहते हैं, क्राफ्ट्समैन रहते हैं, एक्सपीरियंस क्राफ्ट्समैन रहते हैं, वो उस मॉल्टन ग्लास को जो डिजायर्ड शेप है, ग्लास का हो या फिर कोई भी और मटेरियल जो हमको बनाना हो, उसमें उसको बनाते हैं। ठीक है, डाल देते हैं ब्लोअर की हेल्प से, वो लोग वहाँ पर डिजायर्ड शेप में उसको बना देते हैं। आज के टाइम पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में मशीन्स के द्वारा जो कि मोल्ड्स का यूज़ करते हैं, सांचे का यूज़ करते हैं, और फिर ये प्रोसेस मतलब ग्लास बनाने के लिए, ये प्रोसेस के बाद में मॉल्टन ग्लास के बाद में यहाँ पर वो मशीन्स का यूज़ कर कर जो डिज़ायर्ड शेप है उसको यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर टाइम भी कम लगता है और साथ में जो कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग का वो भी कम आता है। अब यहाँ जो ग्लास है वो अगर ग्लास मॉल्टन ग्लास को जब अचानक से आपका ठंडा किया जाएगा तो वो क्रैक हो सकता है या टूट सकता है। इसीलिए उसको धीरे धीरे जो है वो कूल किया जाता है, स्लोली कूल किया जाता है, और इस प्रोसेस को एनिलिंग कहते हैं। देखिए यहाँ पर आपका फ्लो चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कलट और सैंड को मिक्स करेंगे, फिर टैंक फर्नेस पे डालेंगे तो हमको मॉल्टन ग्लास मिलेगा। उसके बाद फिर ब्लोअर के हेल्प से जो भी शेप हमको चाहिए वो यहाँ पर यूज़ होगा। फिर यहाँ पर एनिलिंग के हेल्प से, ठीक है, एनिलिंग के हेल्प से यहाँ पर उसको ठंडा किया जाता है और फिर हमको जो ग्लास है वो मिल जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ठीक है, सोप एंड डिटर्जेंट का यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें आपको बोला है कि आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं और उसको ए और बी लेबल करना है। एक में आपको 10 ml डिस्टिल्ड या फिर सॉफ्ट वाटर लेना है, ठीक है, दोनों ही ट्यूब में। उसके बाद में एक ट्यूब में आपको 4 ड्रॉप कुकिंग ऑयल डाल देना है और फिर कुछ ड्रॉप जो है वो सोप सॉल्यूशन डालना है, ठीक है, सोप सॉल्यूशन डालना है। उसके बाद में फिर फिर दोनों ही टेस्ट ट्यूब को शेक करना है, ठीक है, शेक करना है और उसके बाद में फिर छोड़ देना है थोड़े थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, शेक करके यहाँ पर छोड़ देना है। जहाँ अब हम देख सकते हैं कि जो ऑयल है, वाटर है, ऑयल है, वो सब क्या हो जाएगा, एक सेपरेट फॉर्म में दिखाई देगा। अगर हम उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं तो एक लेयर दिखाई देगा आपको ऑयल का, ठीक है। ये जो टेस्ट ट्यूब है डिड इट सेपरेट आउट फर्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए आपको एक लेयर वहां पर दिखाई दे देगा। जब हम उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ देंगे उसके बाद में हमको एक ऑयल का जो लेयर है वो ऊपर में आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट देखिए दिस एक्टिविटी shows the role of soap in cleaning, ठीक है। Usually dirt is oily in nature and we know that oil does not dissolve in water. The molecules of soap are sodium or potassium salts of long chain carboxylic acids and denoted by RCOOM. When soap is dissolved in water, it ionizes into RCOO and metal M plus ions. The RCOO minus ion has two parts. One is R, which is long hydrocarbon chain that forms the tail of the carboxylate ion and gets attached to the oil molecules. The second part is RCOO, which forms the head and is soluble in water. ठीक है, यहाँ पर हम लोग ये जो एक्टिविटी ऊपर में थी उससे आपको ये पता चल रहा है कि जो रोल है सोप का वो क्लीनिंग में कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूजुअली क्या होता है, जो डर्ट है, ठीक है, जो डर्ट रहता है वो ऑयली रहता है नेचर में। नेचर में क्या रहता है, जो डर्ट रहता है वो आपका ऑयली नेचर का होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वाटर को और ऑयल को सेपरेट करने का काम कर रहे हैं। कुछ सोप, एक थोड़ा सा यहाँ पर सोप डालने के बाद में क्या हो रहा है, ऊपर में आपका जो वाटर है और जो ऑयल है वो दोनों ही एक अलग लेयर फॉर्म हो रहा है। उसी तरीके से जब हम क्योंकि हमारे हमारे कपड़े में या हमारे जब हम लोग सोप का यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ को साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए, तो वो यही प्रोसेस जो है वो यहाँ पर लगता है, यही यही चीज़ें जो है वो यहाँ पर होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो सोप है उसमें क्या क्या मॉलिक्यूल्स रहते हैं, क्या क्या मॉलिक्यूल्स रहते हैं, तो यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स रहता है जो कि एक लॉन्ग चेन के फॉर्म पे रहता है, जिसमें कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला है आपका RCOOM, ठीक है, RCOOM इसका फॉर्मूला है, जहाँ पर R जो है, ठीक है, R जो है वो आपका हाइड्रोकार्बन चेन है, बहुत बड़ा चेन है, हाइड्रोकार्बन चेन है। और COO जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। M जो है वो यहाँ पर मेटल आयन है, ठीक है, M जो है वो यहाँ पर आपका मेटल आयन है, ठीक है। R आपका लॉन्ग चेन है, हाइड्रोकार्बन चेन है। COO आपका कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर शो करता है और M जो है वो यहाँ पर आपका मेटल आयन जो है वो शो कर रहा है। When clothes are soaked in soap solution, then the negatively charged part of soap surrounds the oil. A sphere is formed around the oil drop in such a way that the end with the hydrocarbon chain is inside the sphere and the COO end is on the outer part of the sphere. Thus, the soap molecules form mycelius. The mycelius get disturbed in water, forming a colloid which is removed from when we rub the cloth and rinse with water, ठीक है। जब हम लोग अपने क्लोथ्स को, अपने कपड़ों को सोप सॉल्यूशन में डुबाते हैं तो वहाँ का जो, तो आपके सोप में जो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्ट है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्ट क्या है आपका सोप का, ये RCOO माइनस जो है वो आपका नेगेटिवली चार्ज्ड पार्ट है। वो क्या करता है, जो डर्ट है हमारे कपड़े में, जो गंदी चीजें हैं, जो डर्ट यहाँ पर प्रेजेंट है, ऑयल प्रेजेंट है, उसको सराउंड कर लेता है, एक स्फीयर जैसा फॉर्म कर लेता है, ठीक है, एक स्फीयर जैसा फॉर्म कर लेता है उस ऑयल ड्रॉप के आसपास में। और फिर वहां पर जो हाइड्रोकार्बन चेन है, हाइड्रोकार्बन चेन है जो कि स्फीयर के अंदर में है,
वो यहाँ पर क्या कर रही है, एक्ट कर रही है। और जो जो भी COO है, ठीक है, जो R है वो यहाँ पर एक्ट कर रहा है, और COO जो है वो आपका आउटर पार्ट में, स्फीयर के आउटर पार्ट में प्रेजेंट है। जिस वजह से क्या होता है, जो स्फीयर है वो माइसिलस फॉर्म करता है, ठीक है, माइसिलस फॉर्म करता है। अब ये जो माइसिलस है वो वाटर के साथ में डिस्टर्ब होता है और फिर कोलाइडल जो है वो फॉर्म करता है, और फिर जो हमारे कपड़े में जो हम डर्ट मौजूद है वो यहाँ पर साफ हो जाता है जब हम उसको वाटर के साथ साफ करते हैं, ठीक है। देखिए वो इस तरीके का, ठीक है, ये है आपका कार्बोक्सिलिक आयन है, ये पूरा आपका कार्बन का चेन है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन का चेन है, और ये आपका COO है, कार्बोक्सिलिक आयन है, ठीक है। अब जब हम ये सपोज कर लिए ये हमारे कपड़े हैं, और कपड़े के ऊपर में यहाँ पर डर्ट लगा हुआ है। जब हम इसको पानी सोप वाटर में डुबाते हैं तो यहाँ पर एक्ट कर रहा है, ठीक है, ये जो डर्ट के फॉर्म पे एक्ट कर रहा है। उसके बाद में ये जो 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 यहाँ पर आपका सोप है वो इस फॉर्म पे मिसलेट के फॉर्म पे नहीं होता है, और एक डर्ट के फॉर्म पे जब हम उसमें कपड़े में जब हम पानी डालते हैं तो वो यहाँ पर फॉर्म निकल जाता है, ठीक है। इस तरीके से जो मिशेल फॉर्म हुआ है वो यहाँ पर निकल जाता है, और ये एक स्फीयर फॉर्म हो रहा है जिसके अंदर में आपका हाइड्रोकार्बन चेन है और बाहर में आपका COO माइनस जो है वो दिख रहा है। नेक्स्ट आपका दूसरा एक्टिविटी यहाँ पर आपको दी हुई है, जिसमें बोला है आपको 10 ml डिस्टिल्ड वाटर लेना है और 10 ml हार्ड वाटर लेना है, दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब में आपको डिस्टिल्ड वाटर लेना है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में हार्ड वाटर लेना है। उसके बाद में दोनों में ही सोप सॉल्यूशन जो है वो डालना है। उसके बाद में फिर उसको शेक करना है, दोनों को ही एक साथ एक टाइम के लिए, और फिर देखना है कि किस में फोम जो है वो फॉर्म हो रहा है, ठीक है, जो झाग है वो किस में फॉर्म हो रहा है, किस में नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड हार्डनेस ऑफ वाटर टू क्लीन objects. Using hard water we can use another class of compounds called detergents are salt of sulfonic acids having long carbon chain. The charged ends of these compounds do not form insoluble precipitates, which are the calcium and magnesium ions in present hard water, thus they remain effective in hard water. Detergents are usually used to मेक शैम्पूस एंड अदर प्रोडक्ट्स फॉर क्लीनिंग फैब्रिक्स, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हार्डनेस के बारे में पढ़ा। अब ऑब्जेक्ट्स को क्लीन करने के लिए हार्ड वाटर से जब हम ऑब्जेक्ट्स को क्लीन करते हैं, ठीक है, जो ऊपर में जो एक्टिविटी दी हुई थी उसमें आपको ये बता रहा था कि जो सॉफ्ट वाटर है उसमें आपका हार्डनेस जो है वो बनता है, और सॉफ्ट वाटर में यहाँ पर आपका हार्डनेस जो है वो फॉर्म होगा, और हार्ड वाटर में आपका आपका जो फोम है, ठीक है, सॉफ्ट वाटर में आपका फोम फॉर्म होगा और हार्ड वाटर में फोम फॉर्म नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या होता है, कई चीज़ें जो है वो हार्ड वाटर पे हमको यूज़ करना है, हार्ड वाटर से हमको कुछ चीज़ें फोम का यूज़ करना है, हार्ड वाटर से हमको अपने कपड़े धोने या कोई भी चीज़ करनी है, तो यहाँ पर हम तो यहाँ पर जो सोप यूज़ होगा उसको डिटर्जेंट के नाम से कहा जाता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, डिटर्जेंट कहा जाता है। डिटर्जेंट यहाँ पर क्या होता है, सल्फोनिक एसिड्स होता है, जो कि मतलब एक लॉन्ग कार्बन चेन में सल्फोनिक एसिड जो है वो प्रेजेंट रहता है, वही है आपका डिटर्जेंट। अब ये जो चार्ज्ड एंड रहते हैं कंपाउंड्स के, वो इनसॉल्यूबल प्रिसिपिटेट फॉर्म नहीं करते। जब वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ में मिलते हैं तो कोई हार्ड प्रिसिपिटेट जो है वो फॉर्म नहीं करते, इसलिए हमको कोई भी झाग देखने को नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन लेकिन यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वाटर में भी अफेक्टिव रहते हैं, और ये जो डिटर्जेंट्स हैं उसको यूजुअली शैम्पू में या फिर अदर क्लीनिंग फैब्रिक में यूज़ किया जाता है। फिर से यहाँ पर आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है, इसको आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास पे हम अपना दूसरा चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।